नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिपीडिया पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लास 11 का, जिसका हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, संविधान क्यों और कैसे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। फिर हम समझेंगे संविधान अधिकार का क्या महत्व है, इसकी आवश्यकता क्यों है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान में कहाँ पर अधिकारों का उल्लेख हुआ है। तो धैर्य बना के बैठिए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया पेन और रफ ले लीजिए, ताकि कोई कठिनाई आपको ना आए। युद्ध में उतरने से पहले हथियार का होना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनका हथियार पेन होता है और रफ होता है, तो वो लेकर ही जरूर उतरे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अब इस अध्याय में आते हैं। अधिकार क्या है, हम सबसे पहले समझेंगे अधिकार क्या है। हम अधिकार को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा लिखने के उद्देश्य से या फिर बताने के उद्देश्य से हम इस बात को समझते। जैसे आपसे कोई पूछता है अधिकार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। तो उस समय जब आपसे कोई ऐसा प्रश्न करता है तो आपको बोलना है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। यानी अधिकार वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। दूसरी लाइन बोलनी है आपको, व्यक्ति के चौमुखी विकास हेतु जिन अधिकारों का होना आवश्यक होता है उन्हें मौलिक या मूल अधिकार कहा जाता है। अतः अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिसमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है। क्लियर। यदि आपसे कोई पूछता है कि अधिकार किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसमें रहकर ही व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम इसमें समझेंगे सामाजिक परिस्थितियां क्या कौन सी होती हैं, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, इन मौलिक अधिकारों के कारण किस प्रकार से हमारा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास होता है। हम इसको अब समझते हैं ये एग्जाम्पल के माध्यम से। लेकिन यदि आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप इस हिसाब से बता देना। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अधिकार, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। एक बच्चा है, एक बच्चे को ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, बना लेते हैं, बच्चे को भी बना लेते हैं बॉय। हम समझने जा रहे हैं कौन सी वो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, पहले हम परिस्थितियों को समझते हैं। अब एक ये बच्चा है, इसका जन्म हुआ है एक गरीब परिवार में। कहाँ जन्म हुआ है? गरीब परिवार में। संयोग से इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जिसको समाज बड़े भेदभाव के नजरिए से देखता है, निम्न जाति के नजरिए से देखता है। दोस्तों, वास्तव में ऊंची जात नीची जात मैं नहीं मानता, ये मेरा खुद का विचार है। कोई भी व्यक्ति नीच होता है या ऊंच होता है तो अपने कर्तव्यों से होता है, अपने व्यवहार से होता है, अपने भ्रष्ट आचरण से होता है। अच्छे कर्मों से वो अच्छा बन जाता है और बुरे कर्मों से वो नीच बन जाता है। तो मैं कास्ट में इन सब चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन यदि कुछ चीज़ें जो समाज में प्रचलित हैं तो उसको बताना मेरी जिम्मेदारी। तो मैं बता रहा हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार से ऊंचा और नीचा होता है। तो एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म हुआ एक गरीब परिवार में। कहाँ जन्म हुआ है? गरीब परिवार में। गरीब परिवार में जन्म हुआ है। दूसरी बात, निम्न कास्ट में जन्म हो गया उसका।
बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल का हो जाता है, 5 वर्ष का हुआ, तो पिताजी ने सोचा कि लाओ चलो बच्चे का एडमिशन करवाते हैं किसी विद्यालय में। वो विद्यालय गए, और जब विद्यालय गए शिक्षक से बोले कि मेरे बेटे का एडमिशन कर दीजिए। टीचर ने क्या कहा, किस आधार पर एडमिशन लेने से मना किया? कहा अरे तुम तो बड़े निम्न जाति के हो, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो कास्ट के आधार पर इस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। तो पिताजी ने क्या किया, सोचा कि चलो हम कानूनी तौर से इस अधिकार को पाना चाहते हैं। तो न्यायालय पहुंच गए। जहां न्यायालय गए तो न्यायालय में भी कोई ऐसा कानून नहीं बना था कि उसको ये शिक्षा का अधिकार दे सके। मैं सामाजिक परिस्थितियां बता रहा हूं, जहां यदि सामाजिक परिस्थितियां आपको ठीक से नहीं मिल पाए, अधिकार आपको नहीं मिल पाया समाज में, तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ, पिताजी इनके कहाँ गए? न्यायालय। न्यायालय में कोई ऐसा कानून नहीं बना था कि इस बच्चे के लिए कोई विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही हो सके। तो बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। किस आधार पर नहीं हुआ? जात के आधार पर नहीं हुआ, गरीब के आधार पर नहीं हुआ। बच्चे का जीवन कैसा हो गया आगे चल के? 14 वर्ष तक आते आते ये अब मजदूरी करने लगा। क्या करने लगा? मजदूरी। कहाँ करता? अमीर घर के जो मालिक होते उनके यहाँ करता। तो जब ये मजदूरी करने जाता, तो जैसे अगर 10 रुपए की मजदूरी बनती है तो 3 रुपया 4 रुपये देकर इस बच्चे को भगा दिया जाता है, और बच्चा अपना अधिकार कहीं से प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो एक ऐसा सामाजिक माहौल, एक ऐसी परिस्थितियां समाज की जिसमें रहकर इस बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकार है ही नहीं। अधिकार है नहीं है। क्या लिखा है? पहली वाली लाइन फिर से पढ़िए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव होता है। और मैं क्या बता रहा हूं कि इस बच्चे के लिए एक ऐसा सामाजिक माहौल है जहां पर इसके लिए अधिकार है ही नहीं, और जब अधिकार नहीं है, ये शिक्षित नहीं हो सकता, आगे बढ़कर ये पढ़ नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, वकील नहीं बन सकता, अधिकारी नहीं बन सकता, तो इसका विकास कैसे होगा? जब इसे शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो इसका विकास कैसे होगा? क्यों? क्योंकि सामाजिक माहौल, सामाजिक परिस्थिति इसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है। तो इस हिसाब से इस बच्चे का पूरा जीवन एक मजदूर के रूप में व्यतीत होगा। आगे चल के एक लकड़ी की तरह रहेगा, इसका शरीर दुबला पतला, और पूरा जीवन लोगों की ठोकरें खाते हुए बीतेगा। इस प्रकार से इसका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसके उलट जब हम बात करेंगे कि ये बच्चा जन्म लिया, इस बच्चे का जन्म हुआ, गरीब परिवार में हुआ, निम्न जाति में हुआ, लेकिन समाज में इसके लिए बहुत सारे अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, भेदभाव रहित समाज है, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवसर की प्रतिष्ठा, अवसर की समानता है। तो ऐसे माहौल में इस बच्चे को शिक्षा भी मिलेगा, इसके व्यक्तित्व का विकास भी होगा, और ये आगे चल के कुछ भी बन सकता है। बड़ा वकील बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, जज बन सकता है खुद जाके। तो कहने का मतलब जो समाज कैसा आपको माहौल दे रहा है, समाज कैसी परिस्थितियां आपके लिए बना के रखा है, समाज से मिलने वाले अधिकार कौन से होते हैं, और हमारी नीड क्या होती है, मूलभूत अधिकार क्या होते हैं, जब हमें ये समाज से मिलता है तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए कहा गया, यहाँ पर लिखा भी है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति का संपूर्ण विकास असंभव है। यदि व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, और यदि व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं तो उसका विकास संभव है, उसका सर्वांगीण विकास होगा। अपने भारतीय संविधान में हम लोग इन्हीं अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें हमारे भारतीय संविधान में कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। हमारे यहाँ हम लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार मिले हैं जिससे हम अपने समाज में अच्छे से रह पाते हैं, बिना भेदभाव के स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। बोलने की आज़ादी, हम लोगों के पास घूमने की आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी, तो हमारे संविधान में है। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें।
मैंने कहा जब ये अधिकार होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा और भौतिक विकास भी होगा। तो आप लोग समझे अधिकार क्या होता है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार क्यों आवश्यक है, अधिकारों का क्या महत्व है, अधिकार क्यों आवश्यक है, अब हम इस बात को समझेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ प्रकरण के माध्यम से, कुछ संदर्भ के माध्यम से। पहला संदर्भ है एशियाड के मजदूरों का प्रकरण। क्या है ये मामला, इस मामले को समझते हैं। देखिए प्रकरण जो शब्द है इसका अर्थ होता है संदर्भ, प्रसंग। तो ये पर्यायवाची बता दिया मैंने। अब 1982 के एशियाई खेलों के संदर्भ में अनेक खेलों के निर्माण कार्य की योजनाएं हाथ में ली गई, जैसे स्टेडियम का निर्माण कार्य, फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य आदि। 1982 में एशियाई खेलों के संदर्भ में कुछ स्टेडियमों का निर्माण होना था, फ्लाईओवरों का निर्माण होना था, सड़कें भी बनी थी और वहाँ बहुत सारा काम था, जिसके लिए लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को इन कार्यों में लगाया गया। इन कार्यों में जब मजदूरों ने मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो जो ठेकेदार थे उन्होंने इनकी जो मजदूरी दी, जो न्यूनतम दर की मजदूरी होती है उससे भी कम दी। इस बात को एक अंग्रेजी पत्रिका मेनस्ट्रीम ने प्रकाशित किया और इसके रिपोर्ट के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एक जांच करवाया। जांच में मामला सामने निकल के आया कि वास्तव में मजदूरों के साथ गलत हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। कार्य तो करवाया गया है लेकिन उनको उनकी जो मजदूरी है नहीं दी गई। तो न्यायालय ने खेल प्राधिकरण को एक निर्देश दिया कि मजदूरों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया है उसको तुरंत सही किया जाए। ये बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में आता है और न्यायालय ने उन मजदूरों को उनके अधिकार दिलवा दिए। एक और प्रकरण को पहले समझ लेते हैं। एक पिछौला में काम कर रहे बंधुआ मजदूरों का प्रकरण। पिछौला क्या है, पिछौला एक कस्बा है और ये कस्बा कहाँ पड़ता है, हरियाणा है। हरियाणा में एक जिला है भिवानी, भिवानी में ये कस्बा है पिछौला। तो हरियाणा में भिवानी जिला में पिछौला कस्बा पड़ता है। तो यहाँ काम कर रहे कुछ बंधुआ मजदूरों ने न्यायालय को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि हम आदिवासी भी, हम अपना जीवन यापन मजदूरी से मिलने वाले पैसों से करते हैं। हमारी मजदूरी 3 से 4 रुपया है। हमें क्या करते हैं, हमें पीने का पानी 3 या 4 दिन में एक बार दिया जाता है। क्या हुआ, इन्हें जो पानी पीने का दिया जाता है 3 से 4 दिन का पानी एक बार में दिया जाता है, एक दिन दिया जाता है 3 से 4 दिन के बाद। उन्होंने और पत्र में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि हम जिस झोपड़ी में रहते हैं उस झोपड़ी की दुर्दशा उन बाड़ों से भी खराब है जहां जानवरों को रखा जाता है और जो झोपड़ियों के मालिक हैं वो हमारे लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। न्यायालय के पास ऐसा पत्र भेजा गया। एक पत्र भेजा गया अग्निवेश जी के पास, जो कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे। अग्निवेश जी ने भी एक जनहित याचिका दायर की इस संदर्भ में न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया, मामले की जांच करवाई गई और बंधुआ मजदूरों को इस कार्य से मुक्ति प्रदान की गई। तो इस प्रकार से जो न्यायालय ने एशियाई खेलों के संदर्भ में काम किया, जो बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में काम किया, वो कैसे किया, वो इसलिए किया क्योंकि हम लोगों के पास अधिकार है और ये अधिकार कहाँ से मिला, संविधान से मिला। संविधान में वर्णित अधिकारों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यवाही की और मजदूरों को उनके अधिकार वापस दिलवाए। इसलिए हमें अधिकार की आवश्यकता है और ये है अधिकारों का महत्व की यदि हमारे साथ कोई गलत कार्य होगा तो उसकी तुरंत उस पर एक्शन होगा, उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा अगर कोई गलत काम किया करेगा आपके साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकारों का होना क्यों आवश्यक है। एक और प्रकरण है उसको भी समझ लेते हैं। पुलिस हिरासत में रहने वाली महिलाओं का प्रकरण। 1983 में क्या हुआ,
एक पत्रकार थी शीला बरसे नामक एक पत्रकार, बरसे जी ने न्यायालय को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन हिरासत में रहने वाली महिलाओं का जिक्र किया जिसको मुंबई पुलिस द्वारा विचाराधीन महिलाओं को काफ़ी यातनाएं दी जा रही थी। कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन पर सुनवाई होनी बाकी थी, अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन मुंबई पुलिस द्वारा उन महिलाओं के ऊपर, जेल में रहने वाली महिलाओं के ऊपर बर्बरता की जा रही थी, विवशना दी जा रही थी, यातनाएं दी जा रही थी। उस और न्यायालय का ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने इसकी जांच करवाई, फिर देखा मामला गंभीर था, वास्तव में ऐसा हो रहा था। न्यायालय ने क्या किया, तुरंत प्रशासन को संकेत किया कि ऐसा ना किया जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। महिलाओं को सुरक्षा मिली और महिलाओं के अधिकार संरक्षित किए गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकारों का होना क्यों आवश्यक है, इनका महत्व कितना अधिक है। बिना अधिकारों के तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता। यही बात हम इतनी देर से आपको समझा रहे हैं। इन प्रकरणों के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि अधिकार क्यों आवश्यक है, अधिकारों का क्या महत्व होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे साधारण कानूनी अधिकारों व मौलिक अधिकारों में अंतर। हम समझेंगे साधारण कानूनी अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसको ऐसे समझते हैं। कैसे समझते हैं? करिए, एक और हम लिख देते हैं साधारण कानूनी अधिकार। साधारण कानूनी अधिकार, ये साधारण कानूनी अधिकार क्या होते हैं और संवैधानिक मौलिक अधिकार क्या होते हैं? देखिए, जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं संसद बनाती है। कैसे बनाती है? संसद बनाती है या विधानमंडल बनाती है? विधानसभा जो होती है वो बनाती है। कैसे? लोकसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया किसी कानून से संबंधित या राज्यसभा में लाया गया, दोनों सभाओं से पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर वहां से हस्ताक्षर होने के पश्चात न्यायालय ने कानून की समीक्षा की, देखा कि यहाँ संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, बस वो कानून बन गया। कानून जो बन गया ये साधारण कानूनी अधिकार है जो लोगों को मिले होते हैं। जैसे एक अधिकार मिला, एक कानून बना 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना। क्यों बना? क्योंकि समाज में अत्यधिक छुआछूत का बोलबाला था। समाज में लोग एक दूसरे के साथ घृणित व्यवहार ना कर सके, छुआछूत के आधार पर भेद ना हो किसी व्यक्ति के साथ, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। कहाँ से बना? संसद के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर इसको संशोधित किया गया 1976 में, संशोधित कर दिया गया। किसने किया? संसद ने ही संशोधित किया। क्या किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम बदल दिया गया और इसको और कठोर बना दिया गया। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं, इसको संविधान संशोधन करने के पश्चात ही बदला जा सकता है। ऐसे नॉर्मल नहीं बदल सकते हो। जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया, ऐसे नहीं बदल सकते। इसमें मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन करना पड़ेगा और जब संविधान संशोधन करना पड़ता है तो उसकी प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल होती है। हमें जो अधिकार मिले हैं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से क्या लिखा है,
जो साधारण कानूनी अधिकार है वो राज्य द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा लागू किया जाता है? राज्य के द्वारा। उनकी रक्षा भी राज्य करता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है। संविधान द्वारा सुरक्षित आर्टिकल जब 32 पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और संविधान किस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अभी जो हम लोगों ने प्रकरण पढ़ा जिसमें मजदूरों के अधिकारों का हनन हुआ और न्यायालय ने उनको जो न्याय दिलाया, उनके अधिकार वापस दिलाए, वो किस आधार पर? संविधान के आधार पर। ठीक है। साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है। मैंने बताया अभी जो 1955 का अस्पृश्यता अधिनियम था उसको आगे चल के 1976 में बदल दिया गया और अधिक कठोर बना दिया गया। लेकिन यदि आपको कोई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन अत्यधिक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है। हम संविधान संशोधन आगे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब हमारी बारी आ गई कि भारतीय संविधान में जो अधिकार हमें प्राप्त है वो कौन से अधिकार हैं जो हमें प्राप्त है और उसका उल्लेख कहाँ है। दोस्तों, हमारे संविधान में जो मूल संविधान की बात करते हैं तो 22 भाग हैं, ऐसे अब 25 भाग हो गए। ठीक है। तो भाग 3 कौन सा? भाग 3 भाग 3 हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ है? भाग 3। नोट करने वाली बात है, मौलिक अधिकार हमें भाग 3 में मिले। भाग 3 की शुरुआत कहाँ से होती है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक ये अधिकार है। 12 to 35 कौन कौन से अधिकार हैं? समता का अधिकार है। समता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18, 14 से लेके 18 तक हमारा समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभी जो न्यायालय ने 1982 के प्रकरण में हमने जो बताया कि एशियाई खेलों के मजदूरों को जो न्यायालय ने उनके अधिकार दिलाए, बंधुआ मजदूरों को जो मुक्ति दिलाई, वो इस अधिकार के आधार पर दिलाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल कितने में है? अनुच्छेद 23 से 24। ठीक। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28, ये किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये आपको मिलता है 29 to 30, ये आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो है आर्टिकल 32। हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख कहाँ है? भाग 3 में है। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक। जो 12 और 13 है उसमें बताया गया है 12 में कि राज्य क्या है और फिर 13 में बताया गया है कानून के तहत क्या क्या आता है। ठीक है। और जो अधिकारों का प्रारंभ हुआ है वो 14 से स्टार्ट हुआ है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक। देखिए 14 से
18 तक है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो समता का अधिकार है इसके अंदर जो 14 से लेकर 18 तक है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक अधिकार के बारे में हमारा एक लेक्चर होगा, कंप्लीट लेक्चर होगा। तो हम इस चैप्टर को बांट के थोड़ा पढ़ेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। आखिरकार किस आधार पर हमें समानता मिली हुई है और इस समानता के आधार पर हमें कौन कौन से राइट प्राप्त हैं, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर